हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हर कंपटीशन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे नेट हो, चाहे स्लेट हो, चाहे जेआरएफ हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 150 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये आपके पास में आ गया है डी ऑप्शन। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इसका आंसर आएगा आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी। प्रश्न तीसरा है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी आंसर आएगा आपके पास में। आगे चलेंगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है गारसादा तासी ने। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में सी, गारसादा तासी। सी हो गया इसके पास में, आपके पास में आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का ग्रंथ का नाम, तो इनका नाम है, जो इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये नाम हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में डी ऑप्शन आएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ये आपके पास में आएगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। डी आंसर आएगा आपके पास में। इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। 4 जोड़े दे रखे आपके पास में। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये हो गया आपके पास में, दोनों ही सही है। अशुद्ध जोड़ा छांटना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये आपके पास में खराब क्वेश्चन, मतलब गलत है, अशुद्ध जोड़ा है, इसको आपको राइट करना है। तो ये आपके पास में हुआ राइट, सी नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो इसके अंदर आपके पास में आएगा 1839 ईस्वी। ये आपके पास में आया है सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर आंसर 1839 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में डी, फ्रेंच भाषा में। ये हो गया आपके पास में। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ए, मिश्र बंधु विनोद। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में सी, टीकम सिंह। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 12 क्वेश्चन का बी 18 हैं। इसके इतिहास के कुल खंड कितने हैं? 18। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? तो इसके अंदर आपके पास में आएगा डॉक्टर नगेंद्र। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? कविता कौमुदी, इसके रचयिता कौन है आपके पास में? इसमें आएगा 14 नंबर क्वेश्चन में डी, राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन पर आएगा डॉक्टर नलिल विलोचन शर्मा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं पूछा है बच्चों। देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? डी आएगा, बी आएगा इसके अंदर रीति काव्य की भूमिका। बाकी तीनों की तीनों आपके पास में जो पुस्तकें हैं, तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नहीं है, तो वो है रीति काव्य की भूमिका। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा बी। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा का संपादक इनका है, आपके पास में आएगा भारतेंदु। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर आएगा हिंदी प्रदीप के प्रजाहितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा डी, आगरा में। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कहां से होता था? 20 नंबर क्वेश्चन, सी, कलकत्ता से। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्र के संपादक 21 नंबर क्वेश्चन है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अब आता है आपके पास में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा आपके पास में 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ है 1900 ईस्वी से। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? 23 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आएगा आपके पास में महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर को बी आंसर आएगा आपके पास में महावीर प्रसाद द्विवेदी। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास में प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? प्रताप पत्र निकालते थे। दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन का बी, माधुरी। दुलारे लाल भार्गव के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी? इसका आंसर आएगा आपके पास में माधुरी। फिर आएगा हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र है कल्याण। फिर आता है 27 नंबर क्वेश्चन पे, कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्याण का प्रकाशन होता था गोरखपुर से। विशाल भारत के संपादक कौन थे? 28 नंबर क्वेश्चन, विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? 29 नंबर का है डी, उग्र को। पांडे, वेचेन, वर्मा, उग्र। इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? निराला ने पत्रिका का संपादन किया था सुधा पत्रिका का संपादन निराला ने किया। इसके बाद में हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? तो 31 नंबर में सी आपके पास में आएगा बाबू गुलाब राय। इनमें से सुमेलित युग्म कौन सा युग्म नहीं है? सुमेलित मतलब सही, जो सही युग्म है कौन सा नहीं है? प्रभा कानपुर से प्रकाशित होती, सुधा लखनऊ से प्रकाशित होती है। तो इसमें से जो सही कुछ वो नहीं है जोड़ा, वो है बच्चों सी, मतवाला। मतवाला पटना से जो प्रकाशित नहीं होती थी। तो इसके अंदर आपके पास में आएगा सी नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, इनमें से गलत जोड़ा छांट करके अलग कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन में भी जोड़ा है, जो उसमें से जो गलत है वो अलग निकालना है। बाकी 3 जोड़े बिल्कुल सही है। तो आप ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर आएगा, इसमें आएगा आपके पास में डी, मर्यादा। मर्यादा रामचंद्र शुक्ल की पत्रिका नहीं थी, इसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया था। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, देवनागर उमापति दत्त शर्मा की, हंस प्रेमचंद की। केवल मर्यादा है, वो रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन 33 का आंसर। 34 में चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था, डी। फिर आता है 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? माधुरी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशाल भारत किस कवि के प्रति बहुत अनुदार था? तो इसका आंसर आपके पास में है सी, निराला। निराला के प्रति बहुत अनुदार था। विशाल भारत जो पत्र था वो निराला के प्रति बहुत अनुदार था। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के संपादन से हुआ? इसका आंसर आएगा आपके पास में सरस्वती का। इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु युग की पत्रिका है आपके पास में कवि वचन सुधा। फिर आपके पास में चलते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन से में निकलने वाला पत्र कौन सा था? इनमें से जो आपके पास में 4 पत्र दे रखे हैं, महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में हिंदी नवजीवन।
फिर आता है माखनलाल चतुर्वेदी के संपादक में निकलने वाला पत्र कौन सा था? माखनलाल चतुर्वेदी ने जिसका संपादन किया वो पत्र था कर्मवीर। फिर हम चलते हैं कादम्बनी के संपादक का नाम बताइए। कादम्बनी के संपादक का नाम आता है राजेंद्र अवस्थी। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे? डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे? तो इसके अंदर आपके पास में आएगा धर्मयुग। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने पत्रिका का संपादन किया था, वो थी धर्मयुग। 44 नंबर क्वेश्चन, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है? तो इसका आंसर आपके पास में आना है आलोचना। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में नंदन। फिर हम चलते हैं इनमें से निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े हुए थे? निराला कौन सी पत्रिका से नहीं जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर आएगा जागरण। मतवाला, सुधा और समन्वय तीनों ही पत्रिकाओं से जुड़े थे निराला, केवल जागरण पत्रिका थी जिससे निराला नहीं जुड़े हुए थे। अब आ रहा है हमारे पास में 47 नंबर क्वेश्चन, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे? उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे थे? तो इसमें आएगा आपके पास में रविवार पत्रिका के संपादक। वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे? तो इसके अंदर आएगा आपके पास में हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे। धर्मयुग कहां से प्रकाशित होता था? यह होता था मुंबई से। धर्मयुग मुंबई से प्रकाशित होता था। तो आपके पास में अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर का प्रकाशन कहां से होता था? कर्मवीर का प्रकाशन होता था आपके जबलपुर से। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर जो नामकरण किया गया वो कौन सा नामकरण है? वो है रीतिकाल। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को अलंकृत काल की किसने कहा? वो हम कर रहे हैं मिश्र बंधु। अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? मिश्र बंधु ने। 53 नंबर क्वेश्चन, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? 53 नंबर क्वेश्चन पर देखिए सी आता है आपके पास में वीर गाथा काल। शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम से स्वीकार किया? 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपके पास में बी, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम रखा है गद्य काल। आधुनिक काल का नाम उन्होंने गद्य काल भी रखा है। 56 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो 56 नंबर पे आपके पास में आएगा भक्ति काल। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। फिर आता है आपके पास में आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा। इसका आंसर आ जाएगा रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 59 में, बी 750 विक्रम संवत से इनका माना गया है। अब हम चलते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 60 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, इसका आएगा आपके पास में आंसर 1857 ईस्वी से। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? संधिकाल। आदिकाल के लिए संधिकाल नाम नहीं दिया गया। राहुल संस्कृतयान हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल संस्कृतयान हिंदी का पहला कवि मानते हैं। किसको मानते हैं? 62 नंबर पर सरहपाद को। सरहपाद को राहुल संस्कृतयान हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपाद का समय संस्कृतयान जी के अनुसार क्या है? सरहपाद का समय संस्कृतयान जी के अनुसार कौन सा है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा 63 में, ए 7वीं सदी। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ है आपके पास में श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचयिता हैं कौन है? देवसेन। श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना हुई 66 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आंसर आएगा 933 ईस्वी में। श्रावकाचार की रचना हुई 933 ईस्वी में। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपके पास में आएगा परमाल रासो।
आलेखखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आलेखखंड है आपके पास में परमाल रासों का। परमाल रासों को आलेखखंड भी कहा जाता है। अब आता है आपके पास में 69 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? 69 नंबर क्वेश्चन पर सी अर्ध प्रमाणिक, यानी कि ये पूरा प्रमाणिक नहीं है, आधा ही प्रमाणिक है। इसके रचना काल के बारे में कोई पूरी प्रमाणिकता नहीं मिली है अभी तक, तो अर्ध प्रमाणिक रचना सबसे ज्यादा इसके लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अर्ध प्रमाणिक। 69 नंबर पर बीसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? बीसल देव रासों का प्रधान रस। 70 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आ जाएगा बीसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग। कितने सर्ग हैं? 69। फिर आता है रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में जो मत है वो सबसे ज्यादा है रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई, इसको सबसे ज्यादा उपयुक्त मत समझा जाता है। आगे चलते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन पर। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में किसने की थी? तो इसका आंसर आता है आपके पास में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां जो हैं वो आदिकाल की रचनाओं में आती हैं। फिर आता है गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक कौन है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फिर आता है इनमें से एक सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? देखिए, अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक है, अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणिक है, तो आपको सही कथन बताना है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में सी, बीसल देव रासो वीर प्रधान ग्रंथ है। तो ये आ जाएगा वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ये सही कथन है आपके पास में बीसल देव रासो। अब आता है सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 77 नंबर क्वेश्चन पे सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 77 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आंसर है 84 संख्या बताई गई है, ये राइट कर देते हैं। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? 78 पर 7वीं से 8वीं शताब्दी सिद्धों की जो उचित समय माना गया है 7वीं से 8वीं सदी माना गया है। 79 नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में नारी निंदा मिलती है, नाथ पंथ में। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? 80 नंबर क्वेश्चन पर डी ग्रस्तों का आदर, नाथ संप्रदाय में ग्रस्तों का आदर नहीं है। तो ये हो गया। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? 81 नंबर क्वेश्चन पर सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यह आपके पास में आंसर आ जाता है। अब आ जाता है अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? 82 नंबर क्वेश्चन पर आएगा आपके पास में डिंगल। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा कहलाती है डिंगल। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन पर बी ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम है, ये आ जाएगी आपके पास में पिंगल। फिर हम चलते हैं इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो यह है पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अब हम चलते हैं विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विद्यापति पदावली की रचना हुई है मैथिली में। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? इसका आंसर आएगा आपके पास में खुसरो। फिर आएगा इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में विद्यापति। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? 88 नंबर क्वेश्चन चल रहा है हमारा। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में खुसरो। खालिक बारी के रचयिता है खुसरो। फिर आता है भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम है आपके पास में 89 नंबर क्वेश्चन पर धनपाल। फिर खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ये है खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी बोली खड़ी बोली में रचना की पहला कवि थे खुसरो। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? शिलाओं पर लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है? 91 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, इसका आंसर है पदावली। 91 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो इसका नाम है राउल वेली। राउल वेली जो है आपके पास में
ये आंसर आएगा आपके पास में डी। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें आएगा आपके पास में वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना है वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपके पास में आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक हैं आपके पास में डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डी ऑप्शन आ जाता है आपके पास में। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? पृथ्वीराज रासो आपके पास में कौन से वर्ग में रखा जाएगा? 4 वर्ग दे रखे हैं, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा में रखेंगे आप। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, सर्वाधिक जो विवाद है वो किसके ऊपर है आपके पास में? ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता इसकी प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुई है। फिर आते हैं पहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? पहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? इसका आंसर है आपके पास में 96 में बी राम सिंह। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की किसके अंदर प्रधानता है? बीसलदेव रासो में। फिर आता है इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो 98 नंबर पर है आपके पास में शिव सिंह सेंगर की सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है शिव सिंह सेंगर की। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम 99 नंबर पर है आपके पास में श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। राहुल संस्कृतायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? राहुल संस्कृतायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपके पास में आंसर आएगा सरहपाद की रचनाएं संपादित की गई हैं। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? चरित काव्य आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक रचे गए हैं जैन साहित्य के अंतर्गत। तो ये आपके पास में हुए 101 क्वेश्चन। ये देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है भल्ला हुआ जो मार या बहिणी महारा केतु लज्जेस तु व्यसी अहुजे भग्गा घर एतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है यानी कि लिखा है? ये है आपके पास में 102 नंबर पर हेमचंद्र। हेमचंद्र इसका आंसर आएगा। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? चरित काव्य सबसे ज्यादा कौन से छंद में लिखे गए? तो इसका आंसर आएगा दोहा और चौपाई में लिखे गए। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? 104 नंबर पर आपके पास में आएगा आंसर सी परमचर्यु। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है यानी कि स्वयंभू की रचना कौन सी है? चर्यु। अब आता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? 105 नंबर क्वेश्चन पर सी आएगा बच्चों स्वयंभू। फिर आता है ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता है कुशल लाभ। इनमें से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? 107 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आ जाएगा सी नृपति नाल है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? बी नाथ संप्रदाय। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? 109 नंबर पर आएगा आपके पास में बी छंद शास्त्र पर रचित रचना है, आधारित रचना है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की किसने की? ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना श्रद्धाराम फुलौरी ने। किसने की है? श्रद्धाराम फुलौरी ने। फिर आता है आपके पास में 111 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है? तो इसका है नागरी प्रचारणी सभा। फिर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर आता है विद्यापति पदावली किस रस की प्रधानता है? विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो 114 नंबर क्वेश्चन पर आएगा बी श्रृंगार रस की। फिर आता है इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? 115 का आंसर आएगा आपके पास में गारसादा तासी। जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा वो है गारसादा तासी। फिर आता है भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम है आपके पास में 116 नंबर क्वेश्चन पर धनपाल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 117 पर ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर आता है इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे?
इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? 118 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके पास में आ जाएगा बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। 119 नंबर क्वेश्चन इसके अंदर आएगा आपके पास में बी, नरपति नाल है। फिर अपभ्रंश के में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो ये आ जाएगा आपके पास में 120 पर ए, पौम चरियो, ये आ जाएगा। फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? 121 नंबर पर सी, वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। फिर आता है श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? श्रावकाचार कौन से रचनाकाल में, मतलब उसका रचनाकाल कौन सा है? 123 नंबर क्वेश्चन पर डी आएगा 933 ईस्वी पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो 124 नंबर पर आएगा आपके पास में बी, रासक से। फिर आता है किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी 125 नंबर क्वेश्चन पर सी, विद्यापति को। 126 नंबर, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 126 का सी आएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने की। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया जाता है? अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया जाता है? इसमें आ जाएगा आपके पास में डिंगल नाम दिया जाता है। फिर आती है इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? यह कथन है हीगल का। तो कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? 129 का सी आ जाएगा, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? तो ये आंसर आएगा आपको पास में 130 का सी, विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है उन्होंने। कौन सी रचना शालिबृहद सूरि की नहीं है? कौन सी रचना शालिबृहद सूरि की नहीं है? 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा, चंदन वाला रास। अब आता है आपके पास में 132 नंबर क्वेश्चन, कामिनी करे ए सनाने हेरत ही हृदय हने पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? 132 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है आपके पास में बी, विद्यापति। अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? अमीर खुसरो का जीवन काल पूछा है इसमें, तो अमीर खुसरो का जीवन काल है इसमें 1255 से 1324 ईस्वी। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति जो थे किस मत के अनुयायी थे, यानी कि उन्होंने किस मत का अनुसरण किया है? तो यह है शैव मत का अनुसरण उन्होंने किया विद्यापति ने। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? 135 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में राजा शिव सिंह। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो राजा शिव सिंह के। इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? इनमें से धनपाल की रचना 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन में धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। कुशल लाभ कौन थे? कुशल लाभ कौन थे? तो इसका आंसर आएगा, देखिए आपके पास में 137 नंबर पर कुशल लाभ कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में ढूला मारू दोहा के रचयिता थे कुशल लाभ। फिर आता है नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा था? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 138 नंबर पर कबीर। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था कबीर पर। 139 में खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई? पुणे संग्रहालय में। फिर आता है यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? ये टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य के लिए की थी? कौन से रासो काव्य के लिए की थी कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में परमाल रासो।
बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 125। कितने खंड हैं? 125। अब आता है आपके पास में पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन निरपकाज, पंक्ति किसकी मानी जाती है? पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन निरपकाज, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति मानी जाती है चंद्र बरदाई की। किसकी मानी जाती है? चंद्र बरदाई की पंक्ति मानी जाती है। जलहण कौन था? 143 नंबर क्वेश्चन, जलहण कौन था? ये है चंद्र बरदाई के पुत्र का नाम था जलहण। चंद्र बरदाई के पुत्र का नाम था जलहण। इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो 144 के अंदर आंसर आएगा आपके पास में हजारी प्रसाद द्विवेदी। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? इसका है आलेखंड। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का करवाया था? आलेखंड का करवाया था। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में गुजरात में। फिर आ जाएगा आपके पास में 147 नंबर क्वेश्चन, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में 29। खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में 5000। कितने हैं? 5000। फिर आपके पास में आंसर क्वेश्चन है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? 149 पर है सी, अभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो ये होते हैं आपके पास में 149। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, कण्हप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 74। ये हुआ हमारे पास में इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिए गए स्क्रीन पर जो बेल आइकन दिया है उसको दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सकें और आप इनका लाभ उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।